Hi everyone. So we are talking about three dosha, and in our last lecture we have learnt about the properties or guna of vata dosha, right? So the shlok was tatra ruksha lagu shita khara sukshma shalonila, right? So today we are talking about the functions of vayu dosha या फिर वात दोष है उसके जो भी फंक्शंस हैं उनके बारे में विल टॉक. सो व्हाट आर द फंक्शंस? सो अगेन मैंने पहले आपको बताया था कि अष्टांग हृदय के अंदर या चरक के अंदर आपको अलग अलग आचार्यों के श्लोक मिलेंगे, बट अष्टांग हृदय के आपको इसीलिए करने हैं कि इट इज़ ईजी टू रिमेंबर, ईजी टू रिकॉल. एट द सेम टाइम आपको अष्टांग हृदय के जो भी चैप्टर हैं उसमें भी आपको ये सेम श्लोक करने हैं. So that is why we'll stick to the first shlok which have been mentioned by Ashtang Hriday. AH मतलब अष्टांग हृदय, SU मतलब सूत्र स्थान. 11th अध्याय उसका दूसरा श्लोक, and which is the श्लोक उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनैः सम्यक् गत्या च धातूनाम् अक्षाणां पाटवेन च. फिर से उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनैः सम्यक् गत्या च धातूनाम् अक्षाणां पाटवेन च. अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 11th सेकेंड श्लोक. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब पहले भी हम रिसाइट कर चुके हैं ये श्लोक को. उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यक् गत्या च धातूनाम् अक्षाणां पाटवेन च. अगेन उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनैः सम्यक् गत्या च धातूनाम् अक्षाणां पाटवेन च. ये श्लोक आपको बाय हार्ट करना है और आपके श्लोक बुक में भी लिखना है. ओके तो मतलब इसको अभी हम समझेंगे कि इस श्लोक में क्या बताए गए हैं फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन बताया है उत्साह, मतलब जब वायु दोष है अपने नॉर्मल स्टेट में होगा तो वो एंथुजियाज़म, उत्साह अगेन इज़ अ मेंटल स्टेट. उत्साह मतलब कोई कार्य करने का उत्साह होता है, राइट? अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करने का उत्साह होता है, तो वो जो उत्साह है वो वायु की वजह से है. फिर है उच्छ्वास एंड निश्वास. उच्छ्वास को हम बोलेंगे एक्सपिरेशन एंड निश्वास मतलब श्वास को लेना विच इज़ इंस्पिरेशन. और ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. तो मतलब जो वात दोष है वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के अंदर कारणभूत है. फिर है चेष्टा, मतलब जितनी भी मोटर एक्टिविटीज़ हैं बॉडी के अंदर, वो मोटर एक्टिविटीज़ या फिर जितनी भी बॉडी एंड माइंड के अंदर या फिर जो भी वोकल और फिज़िकल जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी चेष्टाएं हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वात दोष. फिर है वेग प्रवर्तन. वेग मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी नेचुरल अर्जेस हैं, कि जैसे हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर मलमूत्र विसर्जन होता है, छींक आती है, यॉर्निंग होता है, राइट? ऐसे वेग बताए गए हैं जो आप आगे बढ़ेंगे. तो वो वेगों का प्रवर्तन, वो वेग प्रवृत्त करने के अंदर, वो वेग को उत्पन्न करने के अंदर वायु है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, राइट? मतलब जितने भी नेचुरल अर्जेस हैं उनकी जो भी रेगुलरेशन है वो उसकी वजह से होता है, वायु की वजह से. उसको वो प्रोवोक करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं. फिर सम्यक् गत्या च धातूनाम, सेकेंड जो लाइन है उसके अंदर सम्यक् गत्या च धातूनाम मतलब जितनी भी धातुएं हैं जिसको हम बॉडी टिश्यूज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे थे धातु मतलब जो भी 7 प्रकार की जो भी धातु है, तो वो जो धातु है उसके जो अलग अलग कार्य हैं, तो उसका जो शरीर को धारण करने का जो काम करती है उसको रेगुलराइज करना और उसका प्रॉपर सर्कुलेशन करने का काम भी वायु करता है. सम्यक् गत्या च धातूनाम मतलब धातुओं का जो प्रॉपर सर्कुलेशन है उसका वो जो रेगुलेशन है
वो वायु करता है। फिर अक्षाणाम पाटवेन च, मतलब जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, राइट, उनका जो भी फंक्शंस है बॉडी के अंदर, उसको प्रकृत रूप में कराने का काम, उसको सही तरीके से कराने का काम भी वायु करता है। वायु के कर्म को वापस हम देखते हैं। उत्साह मतलब एंथुजियाज्म, उच्छ्वास निश्वास मतलब रेस्पिरेशन, चेष्टा मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी और माइंड की, वोकल या फिजिकल, दैट इज़ चेष्टा। वेग प्रवर्तन मतलब जितने भी नेचुरल अर्जेस हैं उनका प्रोवोकेशन और उसका रेगुलरेशन करना। देन सम्यक गत्या च धातूनाम, मतलब कि जितने भी हमारे शरीर के अंदर उसको हम मेटाबॉलिक जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट, उसको नॉर्मल करना, उसका प्रॉपर सर्कुलेशन करना और उसका प्रॉपर रेगुलरेशन करना, उसका काम करता है वायु। और अक्षाणाम पाटवेन च मतलब जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनका सही तरीके से फंक्शन कराना, वो वायु का कार्य है। आपको ये याद रखना है फंक्शंस ऑफ वायु जो अष्टांग हृदय में बताए गए हैं। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ वायु चरक में और भी बताए गए हैं दूसरे अध्याय में, विच इज सूत्रसान अध्याय 12। ये इसलिए आपको याद रखना है कि शायद कभी आपको एग्ज़ाम के अंदर ऐसा पूछा जाए कि वायुस्तंत्र यंत्रधर ऐसा लिखो, ऐसा दिया गया है वायुस्तंत्र यंत्रधर, एलोब्रेटेड या फिर डिस्क्राइब इट। तो आपको पता होना चाहिए कि वायु को आपको डिस्क्राइब करना है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आ गई, उसके फंक्शंस आ गए, उसके प्राकृत कर्म, उसकी व्युत्पत्ति, उसकी निरुक्ति, उसके प्रकार के बारे में लिखना है, बिकॉज इट इज़ इन 10 मार्क्स। बट आपको पहले पता होना चाहिए कि वायु तंत्र यंत्रधर है तो आपको लिखना क्या है। तो दैट इज़ वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी फंक्शंस ऑफ वायु हियर। पहला है वायुस्तंत्र यंत्रधर, मतलब वायु जो है इट एक्ट्स एज अ की ऑफ द लिविंग बॉडी एंड इट्स मैकेनिज्म्स। फिर लिखा है, मतलब पहले वायु तंत्र यंत्रधर मतलब वो की फैक्टर करता है लिविंग बॉडी और उसकी जितने भी मैकेनिज्म है उसको एक्ट करवाने में, मतलब शरीर की जो भी क्रियाएं हैं वो जो सब क्रियाएं वायु की वजह से होती हैं। तो आपको इसमें वायु के बारे में लिखना है, अगर आपको यही दिया गया है और 10 मार्क्स में पूछा गया है। फिर फंक्शन में बताया गया है प्राणो उदान समान व्यान अपानात्मा, मतलब जो भी वायु है, वायु के भी 5 प्रकार है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको सिर्फ अभी नाम याद रखने हैं, विच इज प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु एंड अपान वायु। तो ये 5 प्रकार के वायु हैं, उनके नाम बताए हैं। फिर प्रवर्तकश्चेष्टानाम उच्चानाम वचनाम, मतलब इट प्रमोट्स ऑल द टाइप्स ऑफ ऑल द चेष्टा, ऑल द बॉडीली एक्टिविटी। प्रवर्तक मतलब प्रमोट करता है, और उच्चानाम वचनाम मतलब जो बोलने की क्रिया है, जो स्पीच है, उसको भी इनिशिएट करता है। फिर है नियंता प्रणेता च मनसः, मतलब इट इज़ द नियंता मतलब इनिशिएटर, राइट, इनिशिएट करता है, और प्रणेता उसको प्रोवोक करता है, किसको, मन को। मन मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं कि जितनी भी साइकोसोमैटिक एक्टिविटीज़ हैं वो जो है मानस क्रियाएं जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वायु। फिर है सर्वेंद्रियाणाम उद्घोजक या फिर सर्वेंद्रियाणाम उद्योजक, मतलब इट इज़ द कंट्रोलर एंड एक्टिवेटर ऑफ ऑल द इंद्रिया, ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स है, ऑल सेंस ऑर्गन्स है उसका। फिर सर्वे इंद्रियाणाम अर्थानाम अभिबोधा, मतलब इट कोऑर्डिनेट्स ऑल द सेंस फैकल्टीज़, मतलब जो भी इंद्रियां हैं उसके जो अर्थ है, मतलब शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, जिसका ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, राइट। तो वो ज्ञान की प्राप्ति करने में और उसको एन्जॉय करने में थ्रू देयर ऑब्जेक्ट्स इट हेल्प्स आउट।
तो दैट इज सर्वेंद्रियाणा अर्थानाम अभिबोधा। फिर सर्व शरीर धातु व्यूह कर, मतलब जितनी भी धातुएं हैं शरीर की, या फिर जिसको हम बॉडीली टिश्यू एलिमेंट्स बोलते हैं, उसके कॉम्पैक्टनेस के में कारणभूत है, विच इज़ वायु। फिर संधान कर शरीरस्य, मतलब कि इट इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। संधान कर कोऑर्डिनेट करता है जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसको। फिर प्रवर्तको वाचः, वाचा मतलब स्पीच, तो स्पीच को इनिशिएट करता है, स्पीच को स्टिमुलेट करता है या फिर ऑर्गेनाइज करता है, प्रवर्तको वाचः। फिर प्रकृति ही स्पर्श शब्दयोः श्रोत्र स्पर्शनयोर्मूलम, मतलब जितनी भी हमारी सेंस ऑर्गन्स है, जैसे और उसका जो भी उस हमको ज्ञान प्राप्त होता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इंद्रियों के द्वारा, राइट। तो जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं वायु की वजह से होती है। मतलब उसकी जो स्वभाव है, वो स्वभाव प्रकृति, उसकी जो प्राप्ति होती है वो वायु की वजह से होती है। फिर है हर्ष उत्साहयो योनि, मतलब कि जो प्लेजर है, जो एंथुजियाज़म है, हर्ष मतलब प्लेजर, उत्साह मतलब एंथुजियाज़म, उसका जो रूट कॉज है योनि, मतलब जो जिससे उत्साह और हर्ष की उत्पत्ति होती है, वो कौन है? वायु है। फिर समीरणो अग्नि ही, समीरणो अग्नि मतलब इट स्टिमुलेट्स द डाइजेस्टिव फायर्स एंड एब्सॉर्ब्स द समीरणो अग्नि मतलब इट स्टिमुलेट्स द डाइजेस्टिव फायर, मतलब जो भी हमारी डाइजेस्टिव फायर है, जो भी हमारी जठराग्नि है, उसको संदुक्षण करना, मतलब उसको बढ़ाने का काम है, वह वायु करती है। फिर दोष संशोषण, मतलब जितनी भी दोष हैं इसका एब्सॉर्प्शन करता है। फिर क्षेप्ता बहिर्मलानाम, मतलब बहिर्मल मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर में से एलिमिनेट करने का काम करती है वायु, अपने योग्य प्रॉपर टाइमिंग के अंदर शरीर में से मलों को बाहर निकालना, क्षेप्ता बहिर्मलाना। फिर स्थूल अणुस्रोतासाम भेदता, मतलब जितने भी स्थूल और अणु, स्थूल मतलब बड़े और अणु मतलब छोटे स्रोतस, मतलब जितने भी चैनल्स है, इफ़ वी कैन से द कैविटीज़, या फिर जितने भी स्पीसीज हैं बड़े और छोटे, वो बनाने का काम वायु करता है। फिर कर्ता गर्भाकृति नाम, मतलब गर्भ की जो आकृति है, मतलब शरीर के अंदर, स्त्री के शरीर के अंदर जब वो गर्भवती होती है, तो उस गर्भ के अंदर जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, उसको शेप देने का, उसको कर्व देने का, और जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको बनाने का काम है वो वायु करती है। फिर लास्ट बताया है आयुष अनुवृत्ति, मतलब इट इज़ एन इंडिकेटर फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ स्पान। आयुष मतलब जो भी लाइफ स्पान है, अनुवृत्ति मतलब कंटिन्यू है लाइफ स्पान, उसका वो इंडिकेटर है। तो आपको ये कार्य सिर्फ समझने के लिए कि शायद अगर आपको पूछा जाए कि सर्व शरीर धातु व्यूहकर के बारे में लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अबाउट वायु एंड यू हैव टू डिस्क्राइब वायु। ऐसा पूछा जाए नियंता प्रणिता चमनसा, तो क्या है? इट इज़ वायु, तो आपको वायु के बारे में लिखना है। अगर आपको बोला जाए कि प्रवर्तक श्रेष्ठानाम उच्चवचानाम, तो आपको पता होना चाहिए कि वायु के बारे में आपको लिखना है। तो अगर फंक्शंस आपको लिखने हैं वायु के, या फिर 2 मार्क्स में आपको ऐसा पूछा जाए राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ वायु, तो आपको सिर्फ ये श्लोक लिखना है और श्लोक के नीचे उसका ट्रांसलेशन लिखना है, राइट। ये फर्स्ट हमने किया, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने ही सम्यगत्या च धातूनाम अक्षाणाम पाटवेन च। ओके, सो ये हुआ फंक्शन की बात। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वायु। सो जो वात दोष है, वो वात दोष के 5 प्रकार बताए हैं। आपको ये याद रखना है, इट इज़ कॉमन थिंग, और आपको बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चों को इसके टाइप्स भी नहीं पता है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 5 प्रकार कौन से हैं? तो प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु
एंड अपान वायु. अगेन प्राण, उदान, समान, व्यान एंड अपान. आपको ये सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि इसके जो कार्य है वो इस हिसाब से होंगे. अगर सीक्वेंस याद नहीं रहता है ऐसा तो भी चलेगा, एटलीस्ट अगर ऐसे याद रखोगे तो थोड़ा आपको कन्वीनियंट होगा, दैट इज़ वाई. सो पहले हम देखेंगे प्राणवायु के बारे में. प्राणवायु विच इज़ द टाइप ऑफ वायु. तो आपको ये श्लोक करना है विच हैव बिन मैंशनड बाय अष्टांग हृदय इन सूत्र स्थान अध्याय 12, 4th and 5th श्लोक. क्या बता है श्लोक के अंदर? प्राणो अत्र मूर्धगः उरः कंठचरो बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्तदृक स्ठीवन क्षवथु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत. फिर से प्राणो अत्र मूर्धगः उरः कंठचरो बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्तदृक स्ठीवन क्षवथु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत. ये श्लोक के अंदर प्राणवायु का स्थान बताया गया है, फिर वो कहाँ पे मूव करता है वो बताया गया है, और उसके कार्य क्या है वो बताए गए हैं. सो आपको प्राणवायु के बारे में अगर याद रखना है तो आपको सिर्फ ये एक श्लोक करना है. ओके, सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू रिमेंबर द प्राणवायु. तो उसका ट्रांसलेशन देखते हैं. प्राणो अत्र मूर्धगः मतलब प्राणवायु का जो स्थान है, मूर्धग मतलब हेड, जिसको हम शिर बोलते हैं. तो प्राणवायु का स्थान शिर है. फिर दूसरे लाइन में बताया गया है उरह कंठचरो मतलब कि वो मूव कहाँ करता है, विचरण कहाँ करता है. तो चेस्ट और थ्रोट. उरह मतलब चेस्ट और कंठ मतलब थ्रोट. यहाँ पे उरह कंठ बताया है, बट जनरली चेस्ट है, थ्रोट है, ईयर है, टंग है, नोज़ है, इन सब जगहों में वो मूव करता है. और कार्य कौन से हैं? तो बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दृक. दृक मतलब सपोर्ट करना. किस किस को सपोर्ट करता है? बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, हृदय मतलब हार्ट, इंद्रिय मतलब जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, और चित्त मतलब माइंड. सो बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त मतलब वो प्राणवायु सपोर्ट करता है इंटेलिजेंस, हार्ट, सेंसरी ऑर्गन्स और माइंड को. फिर थर्ड लाइन में लिखा है स्ठीवन क्षवथु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत. स्ठीवन मतलब एक्सपेक्टोरेशन, मतलब हम जब मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा कफ को बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ठीवन. फिर क्षवथु मतलब स्नीजिंग मतलब छींक खाना. फिर उद्गार जो बेल्चिंग, हम जो डकार बोलते हैं उसके अंदर, और निश्वास विच इज़ निश्वास को हमने इंस्पिरेशन के कंपेयर कर सकते हैं. इंस्पिरेशन और अन्न प्रवेश कृत मतलब फूड खाने के बाद उसको स्वेलो करने का जो काम है वो प्राणवायु करता है. तो प्राणवायु के कार्य कौन से हुए? एक तो बुद्धि, हृदय, इंद्र, चित्त, दृक उसको सपोर्ट करता है. स्टीवन एक्सपेक्टोरेशन, क्षवथु मतलब छींकना, उद्गार मतलब बेल्चिंग, निश्वास मतलब इंस्पिरेशन, और अन्न प्रवेश कृत मतलब स्वेलोइंग का जो काम है वो प्राणवायु करता है. सो आपको ये श्लोक याद रखना है, श्लोक बुक में लिखना है और बाय हार्ट करना है. ओके, विशिएटेड प्राणवायु कर्म, ये जो हमने पढ़े आगे, दैट इज प्राकृत प्राणवायु कर्म, मतलब वो जो प्राकृत अवस्था में होगा तो ये काम करेगा. बट विशिएट हुआ, अगर वो दूषित हुआ प्राणवायु, तो क्या क्या कर्म करेगा? तो इन पहले तो अगर कोई भी दुष्टि होती है तो अपना प्राकृत कर्म है वो छोड़ देती है, राइट, या फिर ठीक रूप से नहीं करती है, राइट. और उसके अलावा विशिएटेड प्राणवायु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिकअप, मतलब जो हिक्का, जिसको हम गुजराती में આપણે એડકી કહીએ, હેડકી, રાઈટ. એ પણ રોગના रूपમાં કે બંધ જ ના થાય. તમે જ્યારે આગળ આગળ ભણશો, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको हिक्का के भी 5 प्रकार आते हैं, राइट. तो कैसे ये रिस्पॉन्सिबल है और आपको क्या ट्रीटमेंट करनी है वो आप आगे देखेंगे. बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिकअप. श्वास मतलब जो ब्रोंकियल अस्थमा है उसके भी 5 प्रकार है, उसके विशिएटेड प्राणवायु है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेड, थ्रोट, टंग, माउथ, नोज, चेस्ट, उसके लिए भी प्राणवायु रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज प्राणवायु का स्थान है वो. तो अगर प्राणवायु विशिएट होगा तो इन सब चीज़ों, इन सब जगहों को भी वो दूषित करेगा. सिम्टम्स लाइक कोल्ड, कॉफ एंड डिफ़िकल्टी इन डेग्लूटेशन,
फटीग, लॉस ऑफ मेमोरी, अनकॉन्शियसनेस एंड कॉमा, ये सब चीज़ें प्राणवायु की दृष्टि की वजह से या प्राणवायु विषेट होने की वजह से होती है। फटीग मतलब वीकनेस लगना, लॉस ऑफ मेमोरी, अनकॉन्शियसनेस एंड कॉमा। ओके, तो ये हुए विषेटेड प्राणवायु के कर्म। फिर सेकेंड वायु वी आर टॉकिंग अबाउट एज उदान वायु। तो अगेन आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 12 का ये श्लोक करना है, विच इज उरस्थानम उदानस्य नासानाभि गलाश्चरेत वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नो ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया। फिर से उरस्थानम उदानस्य नासानाभि गलाश्चरेत वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नो ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 12 का 5वां श्लोक है। तो उदान वायु का कर्म कौन सा हुआ? पहले तो उसके स्थान, तो उरस्थानम उदान से, उर मतलब चेस्ट, तो जो उदान वायु है वो उदान वायु उर के अंदर मतलब चेस्ट के अंदर उसका मेन स्थान है। फिर कहाँ विचरण करता है वो, कहाँ मूव करता है? नासा विच इज़ नोज, नाभि मतलब अम्बिलिकल रीजन, और गला मतलब जिसको हम नेक भी बोल सकते हैं, राइट। तो इस जगहों में वो विचरण करता है। तो नाभि, नासा, गला, शरीर, और वो काम कौन से करता है? तो वाक प्रवृत्ति प्रयत्नों ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया। वाक प्रवृत्ति मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, प्रयत्न मतलब कोई भी एफर्ट है, कोई भी काम करने की जो भी एफर्ट है वो एफर्ट उदान वायु की वजह से आते हैं। फिर ऊर्जा मतलब एंथुजियाज्म, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। फिर बल मतलब जो भी स्टेमिना है, स्टेमिना ऑफ बॉडी एंड स्टेमिना ऑफ माइंड, तो वो जो बल है वो भी उदान वायु की वजह से। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन मतलब कि जो शरीर का जो त्वचा का वर्ण है, राइट। कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई किसी की स्किन फेयर है, किसी की विटिश है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द उदान वायु। फिर स्मृति क्रिया मतलब कि जो याद रखने की जो भी प्रोसेस है, जो मेमोरी है वो भी उदान वायु की वजह से होती है। ओके, तो उदान वायु के स्थान के अंदर उरस स्थान उसका मेन स्थान है। नासा और नाभि और गले के अंदर वो विचरण करता है, और उसके कार्य के अंदर वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण और स्मृति क्रिया। तो आपको एक श्लोक में ही ये सब याद हो जाएगा। तो दैट इज़ उदान वायु का ये श्लोक करना है आपको। इसको ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, उरः स्थानम उदानस्य नासा नाभिगलाश्चरेत वाक प्रवृत्ति प्रयत्नो ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया। फिर से उरस्थानम उदानस्य नासा नाभिगलाश्चरेत वाक प्रवृत्ति प्रयत्नो ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया। सो विशिएटेड उदान वायु कर्म, उदान वायु विशिएट होगा तो अपने जो भी प्राकृत कर्म है वो तो नहीं ही करेगा। एट द सेम टाइम जितनी भी ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब हमारा जो क्लैविकल रीजन है, तो जो क्लैविकल है, जो क्लैविकल बोन है, उसके ऊपर के, गले के ऊपर के जितने भी रोग हैं, राइट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द विशेषण ऑफ उदान वायु। जैसे डिसीजेज ऑफ नोज, माउथ, ईयर, हेड, वो सब उदान वायु की दृष्टि की वजह से होते हैं। Both prana and udan vayu closely operate together for the maintenance of the certain vital functions of the body, like controls and coordinates the movement of the tongue, lips, vocal cords and also the voluntary phase of the respiratory tract. ये उदान और प्राण जो है वो दोनों मिलके एक साथ में इन सब चीज़ों की मूवमेंट में और जो भी वॉलेंटरी फेज़ है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, उसको कंट्रोल करती है। इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। आगे हम देखते हैं समान वायु। अगेन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 12 अध्याय का 8वां श्लोक। समान वायु आपको ये भी बाय हार्ट करना है, श्लोक बुक में लिखना है। समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठो चरति सर्वतः अन्नम गृह्णाति पचति
विवेचयति मुच्यति। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है वापिस से। समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठो चरति सर्वत्र अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति मुच्यति च। मतलब जो समान वायु है उसका स्थान बताया है अग्नि समीपस्थ। अग्नि समीपस्थ मतलब अग्नि जो है वो कोष्ठ में या फिर आम पक्वाशय के अंदर रहती है, राइट। जैसे आप जठराग्नि, हम अग्नि के बारे में मैं जैसे आगे आपको बताऊंगी तो आपको उसका प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, बट आपको अभी ऐसा समझना है कि अग्नि का जो स्थान है वो कोष्ठ मतलब जो भी हमारा एलिमेंट्री ट्रैक है या फिर हम जो स्टमक का जो भाग बोलते हैं, राइट, या फिर आम पक्वाशय का जो भाग बोलते हैं और एब्डोमिनल विजरा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अग्नि का स्थान है अग्नि समीपस्थ। फिर कोष्ठो चरति सर्वतः मतलब ये विचरण कहाँ पे करती है, तो जितने भी कोष्ठ हैं मतलब जितने भी एब्डोमिनल विजराज हैं, एलिमेंट्री ट्रैक है, इसके अंदर वो विचरण करती है। और उसका कार्य क्या है? अन्नम गृह्णाति पचति विवेचति मुच्यति। अन्नम गृह्णाति मतलब फूड पार्टिकल्स जो भी हैं उनको डाइजेशन के लिए ग्रहण करना, फिर उसका पचति मतलब उसका पाचन करना, डाइजेशन करना। विवेचयति मतलब जितना भी आप फूड लेते हैं उसके ऊपर अग्नि काम करेगी और उसको सार भाग और किट्ट भाग में विभाजित करेगी। जो सार भाग है वो बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए जाएगा और जो किट्ट भाग है विच इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट वो शरीर में से बाहर निकालेगी। तो उसको सार और किट्ट भाग में जो विभाजन करना होता है उसको विवेचयति बोलते हैं। और मुच्यति मतलब जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं उसको शरीर में से बाहर निकालने का, एलिमिनेट करने का गुद मार्ग से उसको बोलते हैं मुच्यति। तो समान वायु का स्थान है अग्नि समीपस्थ। वो कोष्ठ के आजू बाजू में या फिर जितने भी कोष्ठ हैं, जितने भी एब्डोमिनल विजराज हैं उसके अंदर वो भ्रमण करती है। और अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुच्यति। अन्न का ग्रहण करना, उसका पाचन करना, उसका विवेचन करना और उसका मुंचन करना, वो काम समान वायु करती है। समान वायु का विशेषण होगा तो अपना काम है वो ठीक से नहीं करेगी, मतलब पचन करना है, विवेचन करना है, मुंचन करना है, वो ठीक से नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट डाइजेशन को वो डिस्टर्ब करती है। फिर एक रोग है, एक विकार है जिसको हम गुल्म बोलते हैं, राइट। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्यूमर विच इज़ द बल्जिंग ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ द कॉन्टेंट्स, राइट, जो ऑब्स्ट्रक्ट हुए हैं। जो भी डाइजेस्टिव फायर है उसके लो होने की वजह से, ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा आगे, बट अभी आपको ये समझना है कि डाइजेशन को वीक करती है, उसकी वजह से एपेटाइट और डाइजेशन दोनों लो होते हैं। फिर अतिसार है जिसको हम डायरिया बोलते हैं, वो समान वायु की दृष्टि की वजह से होता है। और इनडाइजेशन, एसिडिटी, वॉमिटिंग, कॉलिक पेन, ये सब चीज़ें होती हैं वो समान वायु की वजह से, समान वायु की दुष्टि के कारण होते हैं, विशिएट होने के कारण। प्राकृत समान वायु के कार्य बताए हैं एंड दिस आर द विशिएटेड समान वायु। फिर है व्यान वायु। तो अगेन आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 12 का ये श्लोक करना है। व्यानो हृदि स्थितः कृत्सन्नः देचारी महाजवः गत्यक्षेण उक्षेप निमेषोन्मेषाणदिकाः। व्यानो हृदि स्थितः कृत्सन्न देहचारी महाजवः गति अपक्षेपण उक्षेपण निमेष उन्मेषादिकाः प्रायः सर्वाः क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरिणाम। मतलब कि जो व्यान वायु है वो उसका स्थान बताया फर्स्ट लाइन में, हृदि स्थित मतलब हृदय, मतलब जो हार्ट है उसके अंदर उसका स्थान बताया है। वो मूव कहाँ पे करती है? कृत्सन्न देहचारी। देहचारी मतलब पूरे बॉडी के अंदर, ऑल ओवर द बॉडी वो विचरण करती है। महाजव जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब व्यान वायु पूरे शरीर में भ्रमण करता है इन ग्रेट स्पीड, राइट। और इम्पेल्स द सर्कुलेशन ऑफ द रस धातु। और कार्य कौन से करते हैं? गति,
राइट। गति मतलब जितने भी मूवमेंट्स हैं, 5 प्रकार की जितने भी मूवमेंट्स बताइए, गति, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, निमेश एंड उन्मेष। गति तो मतलब मूवमेंट्स, फिर कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम अवक्षेपण, उत्क्षेपण मतलब जिसको हम ब्रिंगिंग द बॉडी डाउनवर्ड्स एंड ब्रिंगिंग द बॉडी अपवर्ड्स जिसको बोलते हैं। फिर निमेश मतलब आंखें बंद करना, और उन्मेष मतलब आंखें खोलना। ऐसी 5 प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं वो व्यान वायु की वजह से होती है। एट द सेम टाइम प्रायः सर्वाः क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीराणाम, मतलब इसके अलावा इट ऑल्सो कॉजेज ऑल द एक्टिविटीज़, प्रायः सर्वा क्रिया, ऑल द एक्टिविटीज़ कंसर्न विद द बॉडी, प्रतिबद्धा शरीराणाम मतलब शरीर के साथ, बॉडी के साथ जितने भी कंसर्न, जितनी भी क्रियाएं हैं वो व्यान वायु की वजह से होती है। तो ये श्लोक आपको करना है। व्यानो हृदय स्थित, उसका स्थान बताया गया है कहाँ पे विचरण करेगा, तो पूरे बॉडी में। या फिर आपको वायवा में ऐसा पूछा जाए व्हाट इज़ महाजव, तो महाजव किसके बारे में बोला गया है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ रिगार्डिंग व्यान वायु। और इसके कार्य में गति, अवक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेश, उन्मेष और सभी प्रकार की शारीरिक जो भी क्रियाएं हैं वो व्यान वायु की वजह से होती है। ओके। और ये जो व्यान वायु है वो प्राकृत अवस्था में है, और अगर वो ये आपको नहीं करना है, सुश्रुत में बताए गए हैं कि ओके चलो, रस संवहन मतलब रस जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है, स्वेद अशुग श्रवणम मतलब स्वेद यानी जो भी पसीना जो भी होता है, राइट, इट इज़ अ मल। और अश्रुक मतलब जो ब्लड है उसका श्रवण, उसको बहाने का काम करती है। स्रोतो विशोधन मतलब स्रोतस जो भी है, चैनल्स है, उसका शोधन करता है व्यान वायु प्राकृत अवस्था में होता है। तो सर्वधातु तर्पण, सभी धातुओं को, तर्पण मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और सारकिट विभाजन भी करता है। और जो जृंभा है जिसको हम यॉनिंग बोलते हैं, तो वो व्यान वायु की वजह से होती है। ये आपको समझने के लिए आपको सिर्फ ये श्लोक करना है। फिर है विशिएटेड व्यान वायु कर्म। अगर ये व्यान वायु विशिएट हुआ तो वो पूरे शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हैम्पर करेगा, और शरीर में कोई भी प्रकार के, शरीर के कोई भी पार्ट के अंदर जो भी डिसीजेज मैनिफेस्ट होता है उसमें भी कारणभूत होगा। तो उसमें कौन कौन सी कारणभूत होती है, तो कार्डिक प्रॉब्लम्स जितनी होती है, सपोज कार्डिक अरेस्ट है, हाइपरटेंशन है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स है, जैसे स्वेटिंग है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द विसिएशन ऑफ व्यान वायु। तो आपके पास अगर ये पेशेंट आते हैं तो आपको व्यान वायु को जो विशिएट हुआ है उसको समानावस्था में लाने की ट्रीटमेंट करनी होती है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है, ये आप 4th ईयर में सीखोगे, बट अभी आपको सिर्फ ये थोड़ा माइंड में रखना है। फिर लास्ट वायु है वो अपान वायु। अष्टांग हृदय सूत्र सन अध्याय 12 का श्लोक 9th श्लोक क्या लिखा है, अपानो अपानगः श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु गोचर, उर नहीं है, उरु गोचर, शुक्र आर्तव शक्रुन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिय। मतलब वापस से पहले, अपानो अपानगः श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु गोचर, शुक्र आर्तव शक्रुन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिय। तो कहाँ पे रहता है अपान वायु, अपान वायु का स्थान है अपानगः, मतलब जो पक्वाशय बोला गया है, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो उसका वो स्थान बताया है अपान वायु का। और वो विचरण कहाँ पे करता है, तो श्रोणी पेल्विक रीजन जिसको बोलते हैं, बस्ती मतलब जिसको हम ब्लेडर बोलते हैं, मेड्र मतलब जो पीनस है, जेनाइटल ऑर्गन है उसके अंदर, और उरु मतलब थाइस, वहाँ पे वो विचरण करता है। तो उसका मेन स्थान हुआ वो पक्वाशय अपानगः, और विचरण करता है श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु। और उसका कार्य क्या है, तो शुक्र आर्तव शक्रुन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिय, मतलब जो शुक्र मतलब सीमन, जो पुरुष बीज जिसको बोला गया है, राइट, वो शुक्र का
फिर आर्तव का मतलब जो मेंस्ट्रुएशन है, जो पीरियड ब्लड है उसको, फिर शक्रुन मतलब जो स्टूल है, जो फीसिस हम जिसको बोलते हैं, मल त्याग, फिर मूत्र मतलब यूरिन, और गर्भ निष्क्रमण मतलब गर्भ है वो पक्वावस्था में आ गया है, मतलब उसका जो 9 महीने उसके कंप्लीट हो गए हैं और उसको अभी बच्चे का जन्म होना है, तो वो कौन कराएगा? अपान वायु कराएगा। तो अपान वायु का कार्य है सीमेन, मेंस्ट्रुअल ब्लड, फीसिस, यूरिन और गर्भ को अपनी जो बोलते हैं ना कि एट दैट टाइम जिसको प्रवर्तन करना, उसका निष्क्रमण करना, शरीर में से बाहर निकालने का काम है, वो अपान वायु करती है। ओके, तो ये हुए अपान वायु के कार्य। ये एक श्लोक भी आपको श्लोक बुक में लिखना है और बाय हार्ट करना है। अगर विषेट हुआ तो ऑफकोर्स जो भी उसके कार्य है प्राकृत वो नहीं करेगा। और उसके साथ साथ serious diseases of bladder, rectum can occur like retention of urine, inconsistence of urine and stool, miscarriage, abortion, ये सब चीज़ें अपान वायु की दृष्टि की वजह से होती है। आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ यहाँ पे कि अगर बहुत सारी गर्ल्स होती है जिसके अंदर आप देखेंगे, आप अभी डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपको शायद कोई पूछे भी कि यार मेरा मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है, वो जो साइकिल है वो ठीक नहीं है, इट इज़ इरेगुलर, तो आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं या फिर ये आप समझ सकते हैं कि जो उसका अपान वायु है वो अपान वायु है वो प्रॉपर नहीं है। तो जैसे ही आप अपान वायु को ठीक करने की ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो साइकिल जो है वो रेगुलराइज हो जाएगी, और उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स जो भी हैं साथ साथ में कि एक्स्ट्रा सिम्टम्स जो होते हैं कि पेट में दर्द होना या फिर पिंपल्स एग्रीवेट होना या फिर PMS होना, तो अपान वायु को ठीक करने से वो सब भी चले जाते हैं, राइट। तो अगर ऐसी दुष्टि हुई है, आपको ऐसे लक्षण मिलते हैं, तो आपको ये ट्रीटमेंट करनी है। बट आप कब जान सकोगे? जब आपको पता होगा कि प्राकृत कर्म कौन से हैं दोषों के। यहाँ पे हमने वायु के सीखे, तो वायु के 5 प्रकार के प्राकृत कर्म कौन से हैं, तो ही अगर वो प्राकृत नहीं है तो उसकी दुष्टि होगी, और अगर दुष्टि होती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं आपको पता चलेगा। पर उसके पहले आपको प्राकृत लक्षण क्या है, शुद्ध लक्षण क्या है, वो आपको देखना है। ओके, सो इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। तो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द फंक्शंस ऑफ वायु, फंक्शंस ऑफ वात दोष, और जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज इसमें 6 श्लोक हैं, वो आपको करना है। एक तो फंक्शन का श्लोक और एट द सेम टाइम 5 प्रकार के 5 श्लोक, वो 6 श्लोक आपको बाय हार्ट करने हैं। नेक्स्ट टाइम आई गिव यू द टाइम, आई अरेंज एंड शेड्यूल, तो उसमें आपको बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम या वाइवा कब देनी है, राइट। बट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डू दिस। Okay, so let me know if you're having any question or query through WhatsApp.